मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पब्लिक पार्टी मुख्यमंत्री। हमारी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तुम? प्रजा की सेवा के लिए। मर्डर करके प्रजा की सेवा करोगे? जमीन हथिया कर लोगों की सेवा करोगे? ये क्या कह रहे हैं आप? हमने ऐसा कब किया? शट अप! इतने सारे क्राइम करने के बाद भी तुम दोनों खुलेआम सड़क पे घूम रहे हो। इस पार्टी में तुम जैसों की जरूरत नहीं और ना ही जनता को तुम्हारी जरूरत है। हाजी साहब ले जाइए। पार्टी में कुछ लोग पुराने हैं और कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। मैं एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ कि लोगों को पैसे देकर, उनको कपड़े देकर हमें वोट खरीदने की जरूरत नहीं। अपने व्यापारी लोगों से पार्टी फंड के नाम पर पैसे लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। उन्हीं से पैसे लेते हो और जीतने के बाद उन्हीं से अपना मुंह मोड़ लेते हो। हम सभी को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपने सिद्धांतों पर चलना चाहिए और तभी हम बहुमत से जीत हासिल कर पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। राजनीति छोड़कर सड़क पर चाय बेचनी पड़ेगी। कोई पत्रिका पढ़ रहे हो क्या? नहीं, घोषणा पत्र है। मुख्यमंत्री का भाषण सुनते ही प्रचार शुरू कर दिया। ऐसी बात अरे नहीं। मेरे गंजे कार्यकर्ता, जिन्हें तुम अपनी योजना बताओगे वही तुम्हें जूतों से मारेंगे। इसीलिए बोलता हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल करो। अभी तुम पार्टी में नए हो। तुम लोग मेरी एक बात सुन लो। मैं इस पार्टी में 25 सालों से हूँ और जो इस पार्टी में सिद्धांतों से लड़ेगा वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। अपना दिमाग लगाओ। मेरी एक बात मानो, हमेशा अपनी जाति वाले की सुनो और जो दूसरी जाति वाले हैं उनको खूब पैसा खिलाओ। चुनाव के समय घर घर जाकर सबको दारू और साड़ी बांटो। अगर तुम चुनाव में ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। ये बात लिख कर ले लो। अरे सर, चुनाव प्रचार के लिए इस गांव में आने की क्या जरूरत है? जाति के हिसाब से हमने अपनी लिस्ट बना ली है। हमने इनको दारू और पैसा बांट दिया है। इनके वोट भी खरीद लिए हैं। ये हमें ही वोट देंगे। हाँ नमस्ते। जैसे हर दिवाली पर हम अपने घर को कलर करा के नया कराते हैं, उसी तरह हर 5 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम आए तो जनता की सेवा कर लो। आप महान हो सर। ऐसे में तो हम हर बार का इलेक्शन जीत सकते हैं। लगता है ये लोग आपके स्वागत के लिए हाथ में डंडा लेके खड़े हैं, जैसे 5 साल का गुस्सा एक बार में ही निकाल लेंगे। तुम चुप रहोगे? क्या हुआ सूरी बेटा, तुम उदास क्यों खड़े हो? हम तुम्हारे लिए तो आए हैं। नाटक करने की जरूरत नहीं है। ए, तुम्हें क्या तकलीफ है? पहले भी हम ही ने वोट देकर इन्हें जिताया है। तुमने तो गांव में बिजली लाने का वादा किया था, इसलिए हम सबने दिया जलाकर तुम्हारा स्वागत किया था। अरे बिजली तो दूर की बात है, अभी तक इस गांव में पानी तक नहीं पहुंचा और तुम चाहते हो कि हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हें वोट दें? पक्की सड़क बनाने का वादा किया था तुमने, लेकिन अभी तक वो सड़क पे एक गड्ढा भी नहीं भरा है। सूरी, इसी काम के लिए तो मैं दिल्ली गया था, ताकि इस गांव में सड़क तो क्या एयरपोर्ट तक बन जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पर सारा मामला बिगड़ जाएगा। क्या मामला? क्या बिगड़ा? मतलब वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ और सारा मामला बिगड़ गया। इसको बताओ सर। ब्लास्ट में बहुत लोग मारे गए, पूरा देश शोक में डूब गया और तो और सारा काम ठप हो गया। इसीलिए सड़क का काम भी नहीं हो पाया। उसके बाद भी तो हम लोगों ने तुम्हें जिताया था ना। जब हम लोगों ने गांव में पानी और बिजली लाने का सोचा था तो पूरे देश में भुखमरी हो गई थी। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? उसके बाद तो इनकी धड़कनें भी बंद हो गई। फिर भी हमने हार नहीं मानी और कैसे भी करके नकली दिल का इंतजाम भी किया और लेफ्ट साइड में लगा दिया। दिल बदलने के बाद मेरा दिल्ली पर से भरोसा उठ गया और सीधा मुख्यमंत्री जी के पास गया ताकि हमारे गांव का विकास हो सके। उन्होंने भरोसा दिया कि वो कुछ करेंगे। अब योजना ही बदल गई तो मैं क्या करूं? उसके बाद एक और योजना आई और योजना पे योजना आती रही। कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, यही सोचने में हमारे सर को काफी समय लग गया। लेकिन इलेक्शन के बाद पूरी हो जाएंगी। गाँव की समस्या और सरकार की योजनाओं में आखिर क्या संबंध है? अगर गांव की समस्या दूर करनी है तो योजना बनानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया? ऐसा नहीं है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। एक बात सुनो, अगर हमें गांव में विकास करना है तो हमें देश में होने वाली योजनाओं को भी गांव-गांव तक लाना होगा। तुम तो समझदार हो बेटा। मेरी एक बात तुम लोग ध्यान से सुनो। अब इस गाँव में सड़क तभी बनेगी जब मुझे ज्यादा वोटों से जिताओगे। समझ गए तुम? जय हिंद। चलता हूँ मैं, ठीक है? नमस्कार सरपंच। नमस्कार सरपंच जी। मालिक थोड़ा मुझे भी देना ना।
ए बेवकूफ, हाँ चलो पंचायत। हाँ चलो। मामला क्या है? कुछ नहीं रघुनंदन। सरपंच बोलो। क्या फर्क पड़ता है? ये बोलता है कि मैं पैदाइशी काला हूँ, मेरी बीवी भी काली है, हमारा होने वाला बच्चा भी तो काला ही होगा ना। लेकिन ये बच्चा गोरा पैदा हुआ है, इसलिए ये बच्चा हमारा है ही नहीं, ऐसा बोलकर तलाक चाहता है ये काला आदमी। तुम बोलो। हाँ सरपंच जी, मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम बोलो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ मालिक, ये बच्चा इनका ही है। तू भी बोल रहे। मुझे लगता है ये बच्चा गोरा नहीं काला होना चाहिए था। सबूत क्या है? जैसे आप टिंगे हो, बीवी भी टिंगी है, बच्चा भी टिंगा होगा ना। अगर घर में सब टिंगे हैं तो बच्चे भी टिंगे होंगे ना। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपका बच्चा सुंदर सुशील आंखों वाला मेरी तरह हुआ तो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं फैसला करूंगा। टाइम स्टार्ट। रामलक्ष्मी, ये बच्चा तुम्हारा ही है ना? लेकिन ये बच्चा तुम्हारे पति का नहीं है। मालिक चुप हो जाओ, अपनी हद में रहो। तुमने हद पार की, अपने पति को धोखा दिया, तभी ये बच्चा गोरा हुआ। बताओ कौन है वो? इसका असली बाप कौन है? बोलो। तुम्हें बताना ही होगा कि इसका असली बाप कौन है। बताओ। तो सभी गवाहों को सुनने के बाद हाँ। ये साबित होता है कि यह औरत बदचलन है। ये फैसला गलत है। किसने बोला? सामने आओ। कौन है? कौन है तू जो सरपंच के फैसले को गलत बता रहा है? रघु। सरपंच बोल। अरे रवि जी, आप, मैंने देखा नहीं। रामलक्ष्मी बच्चलन नहीं है, वो गंगा की तरह पवित्र है। अगर पवित्र है तो बच्चा गोरा कैसे पैदा हुआ? हा? अगर चावल की खेती करोगे चावल ही आएगा, गेहूं नहीं। घोड़ा अगर घोड़ी से शादी करेगा तो घोड़ा ही पैदा होगा, गधा नहीं। बताता हूँ। इसका बाप मोटा, इसकी माँ मोटी, तो इन दोनों का बच्चा भी गेंडे जैसा हुआ ना। पतला आदमी होता तो बकरी जैसा होता। इसी तरह काला आदमी और काले औरत से सिर्फ और सिर्फ काला बच्चा ही पैदा होगा। अगर मैंने तुझे गलत साबित कर दिया तो? ये रघुनंदन दास सरपंच का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। फिर भी तुम मुझे बताओ कैसे? तुम्हारे पान के पत्ते का रंग क्या था? हरा था। चूने का? सफेद। सुपारी का? एकदम काला। और उसे खाने के बाद जब थूकते हो तो? लाल। जब तुम इतने रंगों वाला पान खाते हो तो तुम्हारे मुंह का रंग हरा, काला या सफेद क्यों नहीं? और थूकने के बाद लाल क्यों निकलता है? मालिक, आखिर आपके बच्चे का बाप है कौन? फैसले का कौवा भी इंतजार कर रहे हैं। अम्मा। मेरे बेटे का बाप मैं हूं। हाँ? तुम्हारा बच्चा गोरा है, इसीलिए अपनी बीवी पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने आखिर ये सोच कैसे लिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और यहाँ गांव के सामने अपनी बेइज्जती करने चले आए? तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस पर शक नहीं। ये लो, इसका ख्याल रखना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। रवि भाई, आपको अबू चन्ना ने बुलाया है। अरे, छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। अरे, बस मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। जब तक मैं बाप से नहीं मिल लेता, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं यही चलता रहूंगा। अगर 1 घंटे के अंदर वो मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। छोड़ दो मुझे मरना है। रुक ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाप जी को बुरा कहने की? अरे बात तो सुनो, बाप जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। बात तो दूर, सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। क्या हुआ उन्हें? उनको भगा दिया। भगा दिया? पास के एक गांव में जब वो इलेक्शन के लिए गए थे तब उनको गांव से धक्के देकर भगा दिया। मेरे बाप जी पर हाथ उठाया, उसका नाम बताओ मुझे। सूरी। कौन है बेटा? बेटा, अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। मेरे बाप जी की बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा, छोड़ो।
इस हाथ से मेरे बाप जी को धक्का दिया था ना। रुक जाओ, मेरे बेटे से गलती हो गई बेटा, ये आइंदा ऐसे नहीं करेगा, इसे माफ कर दो। हे! ऐसी गलती की यही सजा मिलेगी। वो बाप जी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। अगर किसी ने उन्हें कुछ कहा या उन पर उंगली भी उठाई तो मैं उसका यही हाल करूंगा, उसके हाथ पैर चीर दूंगा। सुन लिया? सर, सर रवि आ रहा है, रवि, वो देखिए। नमस्ते बाप जी। गाँव गए थे ना? हाँ गया था। सूर्य मिला क्या? हाँ मिला ना। क्या किया उसके साथ? मैंने उसे समझा दिया है। मतलब तुम वहाँ समझाने गए थे? नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया। अरे अच्छे से कैसे समझाया ये बताओ। आप पर कोई हाथ उठाए मैं उसे कैसे छोड़ दूं, इसीलिए उसका हाथ लेकर आया हूँ। रवि तुम ही मेरे असली बेटे हो। जब भी मेरी बीवी मुझसे बच्चे की बात करती है तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, रवि है ना हमारा बेटा। ए, उठ, उठ। ए, जाकर वो रवि वाला बोतल लेकर आ जा। ए रवि, जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया था तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों बाप जी, उन्हें भी मेरी याद आ रही थी क्या? अरे उनको नहीं, मुझको तुम्हारी याद आ रही थी। तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो ना। ए, आओ इधर बैठो। सिंगापुर से खास तुम्हारे लिए ये बोतल लेकर आया हूँ मैं। चलो बैठो। आपके सामने? नहीं नहीं नहीं। जब मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ तो मना नहीं करते, रख लो। ए रवि, जब बाप जी जैसे सज्जन पुरुष तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तब तुम क्यों नहीं? अरे ऐसी बात नहीं है, बाप जी मेरे लिए भगवान है और भगवान के सामने नहीं पियोगे तो एक काम करो, इसे घर लेकर जाओ और पूरा बोतल कटक जाना। पकड़ो। अरे सिंगापुर की दारू क्या चढ़ती है। रवि, रवि, रवि बाबू। लगता है मैंने इतनी पी ली है कि अब गांव के गधे भी मुझसे बात करने लगे हैं। अरे गधे ने नहीं, मैंने बुलाया है। गंगा। कौन सी गंगा? बहने वाली गंगा या आकाश गंगा? अपने गांव की गंगा। अच्छा तुम यहाँ हो? वहाँ पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है और तुम यहाँ बह रही हो। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अच्छा जरा 5 मिनट के लिए अंदर तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। 5 मिनट में ऐसा क्या दिखा दोगी? जो भी तुम देखना चाहो। 1 घंटा रुका तो? पहले चलो तो सही। और सुबह तक रुका तो? सुबह तक तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। आओ ना। थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुझमें? ऐसे कोई भी तुझे बुलाएगा और तू उसके घर चला जाएगा? तुझे मुझ में और इस लड़की में कोई फर्क समझ नहीं आता क्या? अरे मुझे लगा तुम हो, इसमें मेरी क्या गलती है? इसने तुम्हारी साड़ी पहन रखी है इसीलिए ये सब हुआ। कैसी औरत है ये? मेरी ही साड़ी पहनकर मेरे ही रवि को पहला फुसलाकर बुलाती है। तुम और ये दोनों जाओ भाड़ में। मेरी साड़ी खराब कर दी, अब इसे धोना पड़ेगा। हे भगवान, ये फिर से सो गया। उठ। हाँ चल रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना प्यार से खाना बनाती हूँ तो फिर तुम उसके यहाँ क्यों जाते हो? कहा ना, साड़ी देखकर गलतफहमी हो गई थी, वरना तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें छोड़कर मैं उसके पास जाऊंगा। पागल हो? तुम हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोलता हूँ? मेरी कसम सच कह रहा हूँ। तो क्या सच में मैं तुम्हारे दिल में हूँ? अरे सिर्फ दिल में ही नहीं, तुम तो हर जगह हो। यहाँ इस पानी में तुम हो, इस खाने में तुम हो, और तो और तुम मेरे मन में भी हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। सच बोल रहे हो ना? अरे बाबा तुम्हारी कसम। अब खाओ। अच्छा मैं तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ क्या? मांगो ना। बात ये है कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ ले जाओगे? कहाँ जाना चाहती हो तुम? प्लेट में। प्लेट में? हाँ। ये लो पकड़ो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं। तो? वो जिसमें बैठ के विदेश जाते हैं वो वाला। अरे बाबा, उसे प्लेट नहीं फ्लेट कहते हैं। जो भी है, मैं उसमें बैठकर एक बार विदेश जाना चाहती हूँ। ये मेरी बचपन से ही इच्छा है। अच्छा हाँ। जाएंगे ना? मैं अभी जाके बाप जी से कहता हूँ, तुरंत टिकट मिल जाएगा हम दोनों को। तो ला दो ना जल्दी से टिकट। अभी चाहिए? ये लो। अरे ये सच में मिल गई। ये लो। खाना बहुत अच्छा था, तुम्हारे हाथ में जादू है। और खाओ ना, सब तुम्हारे लिए है। खिलाओ। हाँ और खिलाओ। खिला खिला कर इस आदमी को तुमने भैंसा बना दिया है। यहाँ की खाता है, बाहर जाकर झगड़ता है, और इन सब की वजह तुम हो। जाने दो, मुझे जो करना है करूंगी। शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं।
अगर ये इसी तरह हमारे घर में आता रहा तो एक दिन गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे। अगर मेरी मर्जी से शादी करोगी तो खुश रहोगी। ऐसी उम्मीद मुझसे नहीं रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ रवि से ही प्यार करती हूँ। पता नहीं क्या देखा था तुमने इसमें। न इसके पास जमीन है न जायदाद। दिन भर उस एमएलए के आगे पीछे घूमता है, बस उसी की शराब पीता है और उसके कहने पर लोगों के हाथ पैर उखाड़ता है। सुनो, अगर तुमने इससे शादी की तो यहाँ नहीं रहोगी, तुम भी जेल जाओगी। जेल भी जाना होगा तो जाऊंगी, लेकिन शादी रवि से ही करूंगी। अगर इससे शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तो इस जन्म में तो क्या, बल्कि उस जन्म में भी रवि के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगी, नहीं तो फांसी लगा लूंगी। तुम फांसी लगाओगी और मैं खड़ा देखता रहूंगा? तुमसे पहले मैं फांसी लगा आपसे पहले मैं मरूंगी। तुम नहीं, मैं मरूंगा। मैं मरूंगी। मैं मरूंगा। मैंने बोला ना, मैं मैं मरूंगी। मरूंगा। नहीं, नहीं, मैं मरूंगा। चिल्ला क्यों रहे हो? ये पकड़ो दोनों। चुप, दरवाजा बंद करो और खुद को फांसी लगा लो। वैसे भी तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। चलो चलो जल्दी निकलो, चलो चलो। भैया आ जाइए। कंडक्टर साहब, इस जगह पर हमारा गांव तो नहीं है, फिर हमें यहाँ क्यों उतारा? उस गांव में जाने के लिए यहीं उतरना पड़ता है। क्यों भाई, वहाँ बस नहीं जाती है क्या? आप मिलिट्री में थे क्या? हाँ तो आपको राजनीति तो आती होगी। जरूर आती है, बोलो। दोस्ती के खातिर हमने पाकिस्तान में बस जाने दी, लेकिन हुआ क्या? युद्ध हुआ। तो बस समझ लो कि आगे के गांव का भी वही हाल है। आप यहाँ से सीधा चले जाओ, वही आपका गांव है। अब समझ में आया कि यहाँ बस क्यों नहीं आती है। अगर ये गड्ढे इसी तरह रहे तो कुएं बन जाएंगे। अगर पानी होगा तभी ये कुएं बन पाएंगे। क्यों भैया, यहाँ पानी नहीं है क्या? वो देखो। हम ऐसे गांव में आए हैं जहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। तुम रुक क्यों गई? वहाँ देखिए। मतलब पानी ही नहीं, बिजली भी इस गांव में नहीं आती। चलो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? भैया, कारगिल में आपने लड़ाई की और वहाँ लड़ते लड़ते आपने क्या क्या सहा इसका अंदाजा भी नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ आने से आसान तो कारगिल में आपके लिए लड़ाई करना रहा होगा। अजनबी लगते हो, किसके घर आए हो? इस गांव में रहने के लिए मकान चाहिए। इस गांव में? इस गांव में बाहर से लोग आने से भी कतराते हैं, और आप शहर से इतनी दूर यहाँ गांव में आए हैं। अच्छा है। अरे गर्मी बहुत है, बाहर खड़े रहोगे तो लू लग जाएगी। बैठिए बैठिए। वैसे किस काम से इस गांव में आए हैं? मैं टीचर हूँ और यहाँ पढ़ाने आई हूँ। मतलब आप टीचर हो, और टीचर का मतलब गुरु होता है, और हमारे यहाँ गुरु ईश्वर का अवतार होता है। मतलब आप देवी हो, मुझे आशीर्वाद दो। ये कौन है? मेरे भैया। अच्छा, मेरी दीदी के भैया, तो फिर मेरे भी भैया। बेटा, अगर ऐसे ही बकबक करती रहोगी तो इन्हें जलपान कौन कराएगा? मैं भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी बहुत ही चंचल है, दिन भर बकबक करती है। इस गांव में तो थैंक यू। मैंने सिर्फ दूसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की है, लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में गई तब तक हमारे मास्टर जी गांव छोड़कर भाग गए। ये कैसे हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? चाचा जी, मेरे भैया एक सैनिक हैं और कारगिल की लड़ाई के वक्त इन्होंने अपना हाथ खो दिया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई साहब? आप जैसे जवानों की वजह से ही हम जैसे लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। आप वीर पुत्र हो। चाचा जी, हाँ? इस गांव की पंचायत का ऑफिस कहाँ है? क्यों बेटी? भैया की बहादुरी के लिए सरकार ने हमें इस गांव में 5 एकड़ की जमीन दी है। उसी सिलसिले में सरपंच से बात करनी है। अपना सरपंच खुद अपने ही गांव में नहीं रहता, वो तो खुद ही गांव से दूर जाकर बसा है। वो तो नाम का सरपंच है, वो सिर्फ बड़े लोगों की सुनता है और उन्हीं की करता है। वो तो गांव में तभी आता है जब उसका कोई स्वार्थ होता है। देखो मेरे देश के जवान, ये सारी जमीन मेरे अंडर में आती है। यहाँ से लेकर वहाँ तक की सारी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। फिर भी ये 5 एकड़ की जमीन तुम्हारे नाम करने का वादा करता है ये सरपंच। अरे नाला, जा जमीन के दर्शन करा। अरे यही तो है। इसकी आंखों पर मत जाना, इसके हाथ के इशारों को देखना। ये पत्थरों वाली जमीन तुम्हारी है।
अरे तुम तो इस देश के बहादुर जवानों में से एक हो। इस पत्थर को काटकर जमीन बना देना पूरी तरह से। जय जवान जय किसान। यहाँ पर खेती कैसे होगी? मजाक मत करो। जब तुम्हारा भाई ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मनों से लड़ सकता है तो क्या इन छोटे पत्थरों को काट कर मैदान नहीं बना सकता? फिर खेती करना, ये कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें देता हूँ। जय जवान जय किसान। तो वो खाली जमीन हमें दे दीजिए। नहीं, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। क्या? एयरपोर्ट। बस तो यहाँ आती नहीं तो एयरपोर्ट कैसे आएगा? क्यों नहीं? एयरपोर्ट क्यों नहीं? क्या इस गांव की कोई हैसियत नहीं है क्या? क्या यहाँ विकास नहीं होना चाहिए? क्या विकास के सपने भी नहीं देख सकते? ये भी अधिकार नहीं है? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? जैसे विकास का सपना देखना कोई बहुत बड़ा जुर्म है। अरे जैसे सपनों में कविता को, बबीता को, अनीता को या फिर सविता भाभी को कोई भी आम आदमी देख सकता है, इसी तरह यहाँ एयरपोर्ट बनना भी देख सकता है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन जाए, यही मेरा सपना है। सबका साथ सबका विकास। तो इस तरफ की जमीन दे दीजिए। नहीं, यहाँ मैं बंदरगाह बनवाऊंगा। बंदरगाह? जहाँ बड़े जहाज आते हैं। उसके लिए वहाँ पर समुद्र का होना जरूरी है। वो भी मेरा एक सपना है। सपने देखने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। क्यों हूँ ना? एक दिन मैं यहाँ समुद्र भी बनवाऊंगा। क्यों बे नालायक? उस पर टाइटैनिक भी चलेगी। आपके सोचने से समुद्र यहाँ नहीं आएगा, वो प्रकृति का एक हिस्सा है। अरे नादान बालिके, अगर मैं रुपए दिखाऊंगा तो समंदर क्या, समंदर का बाप भी उसके साथ साथ यहाँ पर चला आएगा और समंदर तो बन के रहेगा। और तुम केवल 5 एकड़ जमीन के लिए मुझे चोर भरी नजरों से देख रहे हो। बताओ, तुम सैनिक ही हो ना? तुमने कारगिल में युद्ध किया, मैं कैसे मानूं? तुम तो मुझे करीमनगर के हवलदार लगते हो, है ना? तुमने अपना हाथ उस युद्ध में खोया है, लेकिन तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। सच बताओ। अगर सच जाना है तो आके सर्टिफिकेट देख लो। सर्टिफिकेट? ये तो कोई भी बनवा सकता है। आजकल तो नकली सर्टिफिकेट बनवाकर कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तुम लोग भी हो सकता है मुझे ठगने आए हो। इसका मतलब कारगिल सोल्जर होने का मुझे तुम्हें सबूत देना होगा, है? बिल्कुल। और कोई रास्ता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, ये मालिक कहाँ गायब हो गए? नीचे देखो, दिख जाएंगे। अरे बाप रे, लगता है ये चल बसे। अब तो सरपंच मैं ही बनूंगा। अभी नहीं, मुंह पर पानी डालो, उठ अरे जाएंगे। बच गया। लगता है सो गया। अभी उठाता हूँ। ये लो। जल गया जल गया जल गया। कॉफी गरम थी। सैनिक का मुक्का इतने फुट का? आप बताओ मैं कौन हूँ? सैनिक के रूप में आप रामायण के हनुमान हैं महाशय। बिना गदे के भी आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपका हाथ ही आपका हथियार है। इन कपड़ों में आप देश के वीर सैनिक लग रहे हैं महाराज। आप तो इस पूरे गांव के हीरो हो। कारगिल युद्ध के महावीर चक्र हो आप। अब जल्दी से बताओ, मेरी जमीन कौन सी है? अभी अभी जिस जमीन में आपने मुझे गाड़ा है, यही जमीन आपकी है। हे कारगिल वीर, यहाँ से निकलने का उपाय बताइए। एक काम करो, इसके गले में रस्सी डालो और बैलगाड़ी से खींच करके इसे बाहर निकाल लो। मॉडर्न आइडिया सर जी। मालिक, मैं अभी बैल ढूंढ के लाता हूँ, तब तक आप कॉफी चाटो। ये जरूर वही होगी, अब तक मेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ दीदी? क्या किया इसने? क्या किया तुमने दीदी के साथ? मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी, मैंने सोचा तुम हो। अंधे हो क्या? हम दोनों तुम्हें एक जैसी दिखाई देती है। तुम्हें मुझ में और इनमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता? हमेशा नशे में रहती हो। चुप हो जाओ। मुझे क्या सपने में आएगा कि तुम्हारे घर में मेहमान आया है? हा? ये तो ऐसा हो गया जैसे रामायण में राम जी और सीता माँ के बीच द्रौपदी आ गई हो। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपको पकड़ लिया। वैसे आप हैं कौन? ये इस गांव में नई टीचर बन के आए हैं। अच्छा, अब ये कौन है? और ये टीचर के भैया हैं। ओहो, अपने बहन की रक्षा के लिए आए हैं। सिर्फ अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं, सारे देश की रक्षा के लिए आए हैं। ओहो, भैया सैनिक हैं। जब भी हमारे देश पर खतरा आता है तो उनसे लड़कर यही लोग हमारी रक्षा करते हैं। हमारा देश वैसे ही सुरक्षित है, ये क्या कर लेंगे? हम मजे से खाते हैं या मजे से पीते हैं। देखो, मैं तो सिगरेट भी पीता हूँ। हमारे पास सब कुछ है, ये क्या बचाएंगे? आए बचाने हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या बचाया है। बताओ क्या बचा है? जब जब दुश्मन देश ने हमारी धरती माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की बाजी लगा दी। कारगिल युद्ध में जब हमारे पड़ोसी ने हम पर आक्रमण किया, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को अपनी धरती माँ की रक्षा करने के लिए यहाँ से मार भगाया। ऐसी रक्षा की है मैंने। कौन सा तीर मारा है? बड़ी बड़ी बात करते हो, हैं? पूरा पाकिस्तान मेरे इस जेब से भी छोटा है, और उससे लड़ने के लिए तुमने इतने साल लगा दिए। खुद को महान कहते हो। ये सब क्या है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? देश के लिए इन्होंने अपना हाथ गंवा दिया। अच्छा, और इनके साथ तुम ऐसे बात कर रहे हो? सरकार ने इन्हें अपने गांव में 5 एकड़ जमीन दी है। हाँ, हाथ तोड़वाने के लिए सरकार ने इन्हें 5 एकड़ जमीन दी। इस हिसाब से हाथ तोड़ने के लिए मुझे कितनी जमीन मिलनी चाहिए, ये सोच रहा हूँ मैं। अरे तुम अंदर चलो।
हेलो सुनो, गांव में पोलिंग बूथ लग चुका है। सभी गांव वाले पोलिंग बूथ पर वोट देने आ जाएं। सभी गांव वालों से निवेदन है कि अपना वोटर कार्ड लेकर मतदान देने आए। सुनो, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर बच्चों को क्यों लाए हो? वोट देने के लिए साहब। ये पिछले साल ही बड़े हुए। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ 18 साल वाले ही वोट दे सकते हैं। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक नहीं तो और क्या है? ये तुम्हें बड़े लगते हैं? क्या हुआ? इस गांव में सिर्फ मेरी चलती है। अगर मैंने कहा ये बड़े हैं तो इसका मतलब कि ये बड़े हैं। गांव में कुछ दिनों पहले एक आदमी के हाथ उखाड़ने का मामला तुमने सुना ही होगा। हाँ, मैंने सुना है। जिसने हाथ उखाड़ा था यही है। इसका नाम रवि है। ये जो बोलता है वही नियम बन जाता है। अगर रवि ने बोला बच्चा बड़ा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ गया, वो छोटे बच्चे नहीं बड़े आदमी ही हैं। चलो अपना नाम बताओ। महेंद्र बाहुबली साहब, उम्र 35 साल। लिखाओ लिखाओ, ये 35 का लगता है। ये है देव सेना, उम्र 22 साल। साहब जल्दी से इसका नाम लिखिए क्योंकि मुझे किसी काम से जाना है। इसका नाम है भल्लाल देव और उम्र है 22 साल। ये कैसे काम कर रहे हैं आप? इन बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में क्यों लिख रहे हैं? ये काम हम बड़ों का राष्ट्रीय अधिकार है। सरकारी अफसर होने के बावजूद इन जैसों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? उनको देखो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो या ये 8 साल के बच्चे, सब वोट करेंगे। तुम यहाँ पर नहीं हो ना? अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। लिखो लिखो। हाँ लाओ। साहब इसका नाम लिखो। इसका नाम है कटप्पा और उम्र 40 साल, एक बड़ी कंपनी का मालिक। रुक जाओ, क्या नाटक चल रहा है? तुम यहाँ बच्चों का नाम लिख रहे हो जिन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ये क्या राशन की लाइन है जो पूरे खानदान का नाम लिख रहे हो? इन बच्चों ने तो अभी ठीक से स्कूल भी नहीं देखा है। किसने कहा कि ये 40 साल के हो गए हैं? मैंने। और किसकी हिम्मत होगी? तुम इनके बाप हो क्या? तुम्हारी औलाद है ये? यहाँ क्या हो रहा है इससे तुम्हें क्या मतलब? इस गांव में इस उम्र के लोग अपनी माँ की गोद में घूमते हैं क्या? तू भी घूमता है? बता। घूमता हूँ। इस गांव के लोग ऐसे ही जीते हैं और यहाँ पर यही होता आ रहा है पिछले 50 सालों से। इस गांव के बड़े भी अपने बाप की उंगली पकड़ते हैं। अब समझ में आया, ये एक अलग गांव है, ये एक स्पेशल गांव है। चुप हो जाओ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम सरकार के बनाए हुए नियमों को तोड़ो, प्रजातंत्र का मजाक बनाते हो। इसी तरह छोटी बच्चियों की शादी करके उनका जीवन नरक बना दोगे। छोटे बच्चों से वोट दिला करके किसी घटिया नेता को जिताकर उसकी सरकार बना दोगे। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही प्रजातंत्र मजाक बनकर रह गया है। जब एक बुरा आदमी नेता बनता है तो ऐसा आदमी समाज और संस्कृति को बर्बाद करके रख देता है। तुम छोटे बच्चों के वोट से ऐसे आदमी की सरकार बनाना चाहते हो जो 5 साल के लिए इस देश के विकास को रोक दे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। अभी तो तेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है, यहाँ से नहीं गया तो दूसरा भी खो देगा। अरे नहीं बेटा। चाचा जी, इस गवार से बहस करके मेरे भैया ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग वोट दिलवा के किसी को भी जितवाते हो, फिर 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते। इसीलिए इस गांव का आज तक विकास नहीं हुआ और ना ही कभी तुम लोग होने दोगे। अगर तुम्हें ये बच्चे भी कम लग रहे हैं तो इस लिस्ट में गाय बैलों के भी नाम लिखवा दो। तुम्हारी ये घटिया तरीके तुम्हें ही मुबारक हो। जल्दी जल्दी भरो रे, जल्दी करो, जल्दी डालो अंदर। सर देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। रवि इधर आजा। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे बाप जी, हमारे बाप जी, एमएलए बाप जी। ये क्या साहब, इस गांव में कभी भी बिजली नहीं आई, फिर भी आपने लालटेन जलाकर गांव को रोशन कर दिया। किस खुशी में साहब? कल त्योहार जो है, त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। ओह अच्छा अच्छा, तो इस बार गणपति का त्योहार 15 अगस्त को आ रहा है। गणपति का त्योहार तो हिंदुओं के लिए है, क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों का और रमजान मुसलमानों के लिए है, लेकिन ये आजादी का त्योहार सभी के लिए है, फिर वो चाहे किसी भी मजहब का हो या जाति का हो। कल हमारी आजादी का दिन है बाबा। माफ कीजिए साहब, हम लोगों ने बिजली और पानी के अलावा आज तक कभी कुछ सोचा ही नहीं।
आजादी क्या होती है हमें कुछ पता ही नहीं साहब। झंडा फहराने के लिए कौन आएगा? सरपंच या एमएलए? उनको बुलाने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं आने वाले। पर झंडा फहराने के लिए कोई नेता तो चाहिए ना। इस तिरंगे को किसी भी नेता की जरूरत नहीं है बाबा, भारतीय होना काफी तो है। रस्सी कौन खींचेगा? आप हो ना। मैं? इस पूरे गांव में आप ही हैं जो इस तिरंगे को फहरा सकते हैं। इस गांव में गुंडे और मवाली तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है जिसे अपने देश और मिट्टी से इतना ज्यादा प्यार है। तो ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? ये लो, अब जोर से बोलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ से झंडा कौन ले गया? चल फैला। इन लोगों की इतनी हिम्मत! ए! चीटिंग है ये। इस तरह से झंडे का अपमान कर रहे हो? अरे पार करो, बचाओ। रुक जाओ। ये सब क्या है? इन बेचारों को क्यों मार रहे हो? क्या किया ये इन्होंने? लोग तुम्हारी ही वजह से बिगड़े हुए हैं। जरा इनसे पूछो क्या किया है इन्होंने। क्या किया है? तुम्हारा हाथ पकड़ा क्या? तुम्हारी साड़ी खींची है क्या? तुम्हें देखकर सीढ़ी बजाई है? मेरी माँ का आंचल खींचा है बेवकूफ। ये झंडा मुझे मेरी जान से प्यारा है और ये लोग इसे जमीन पे डाल करके इस पर जुआ खेल रहे थे। क्यों रे? लेकिन रवि भाई, मुझे नहीं मालूम था कि झंडा देश का है। हम लोगों को लगा ये किसी पार्टी का झंडा है। शट अप! पार्टी के झंडे और देश के झंडे में तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? इंसान हो या जानवर हो तुम लोग? इन्हें जानवर क्यों कह रहे हो? जब तुम्हारे दुश्मनों ने इस झंडे के सामने तुम लोगों को मारा तब क्या किया तुमने? तब तो कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि एक मैच हारने पर भी लोग इस झंडे को जला देते हैं, तब तुम्हारे मन में बात नहीं आती? जाओ मारो उन्हें। न जाने कितनी पार्टियों ने ऐसा झंडा बनाकर पूरे गांव में लगाया है। ऐसे ही कपड़े पहनते हैं वो पार्टी वाले। सिर्फ जय जवान कह देने से इस देश का कुछ नहीं होगा। पहले इस झंडे को लोगों के दिलों में बसना होगा। इस देश के लोगों को एक साथ जुड़ना होगा, तब ये समझेंगे कि ये हमारा तिरंगा है। चलो तुम्हारे कहने पर मैं ये बात मान लेता हूँ, लेकिन इन्हें कौन बताएगा, कौन समझाएगा इन्हें? इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो वो खुद ही दूध पीने लग जाता है। माँ उसे ये नहीं बताती कि उसे दूध कैसे पीना है। वैसे ये झंडा भी सभी के लिए माँ के आंचल के जैसा ही होता है। जब कोई सैनिक अपनी सरहद पर खड़े होकर दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद होता है तो किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि भारत माता की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाता है। परमवीर चक्र पाने के लिए नहीं, उसकी आखिरी इच्छा होती है कि वो उसी देश में जन्म ले और शहीद होने के बाद इसी तिरंगे में उसे लपेटा जाए। अगर कोई भी मेरे सामने इसे किसी पार्टी का झंडा बताएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कारगिल हो या कश्मीर, अगर मुझे फिर से लड़ना पड़े तो ये जवान तिरंगे के लिए अपनी जान दे देगा। ये मैं आज भी गर्व से गाता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, हर दिन इसे फहराने की इच्छा है मुझ में। जब ये शान से लहराता है तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस तिरंगे के लिए मेरे अंदर देशभक्ति की भावना हमेशा रहेगी। तिरंगे का सम्मान सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, देश के हर नागरिक के दिल में हमेशा होनी चाहिए। तिरंगा कोई साधारण कपड़ा नहीं है जो नेताओं की गाड़ियों पर लगा दिया जाए। ये वो कपड़ा है जिसके आगे हर भारतीय को सर झुकाना चाहिए। जय हिंद। आपने उन सभी लोगों को सीट दी है जो नए हैं, अनुभवहीन हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जब से इस पार्टी की नींव रखी गई है तभी से इस पार्टी की जी जान से सेवा कर रहा हूँ। ये तो आपको पता है कि पिछले 3 बार से मैं लगातार विधायक का चुनाव जीत रहा हूँ। इस पार्टी के लिए जी जान एक कर रहा हूँ। उसके बाद भी आपने मेरे किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं पार्टी से टिकट की उम्मीद करूं? आपकी जाति का नहीं हूं, इसीलिए मुझे टिकट नहीं दिया। मंत्री बनने के लिए किसी जाति का नहीं, चरित्र का, ईमानदारी का, अनुभव का होना जरूरी है। आपका मतलब क्या है? मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी आप हमारे मुंह से अपने कारनामे सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री होकर आप? मुख्यमंत्री की हैसियत से ही बता रहा हूँ। तुम हर साल गाँव के विकास के लिए सरकार से लाखों रुपए लेते चले आए हो, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया।
तुमने थोड़े से पैसों से भी अगर तुमने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया होता तो सीट क्या, मैं तुम्हें मंत्री बना देता। क्यों चुप क्यों खड़े हो? मेरी बात ध्यान से सुनो बाबूराव। अगर परिवार के 3 बच्चों में कोई बच्चा नालायक हो जाए तो पिता अपने उस बच्चे को घर से निकालता नहीं है, बल्कि उसे सही गलत का मतलब समझाता है। 25 साल से तुम इस पार्टी से जुड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी से निकालना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। समझे? मेरी बात मानो, तुम बहुत सीनियर हो, इसलिए ये बात तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। इसीलिए कम से कम एक सीट तो मुझे देनी चाहिए थी ना सर। ये सीट अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मना करने के बाद भी तुम लोग पानी लेने चले आते हो। यही एक कुआं बचा हुआ है, अगर तुम लोग भी यहाँ पानी लेने आओगे तो हमें पानी कैसे बचेगा? अगर हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे तो तुम्हारा कुआं सूख जाएगा क्या? मेरा कुआं है, मैं पानी दूं या न दूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? कैसी बात कर रहे हैं आप? हम इतनी गर्मी में पानी के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगे? हाँ, जैसे कि यहाँ बहुत बड़ा तालाब है और हम लोग पानी दान करने के लिए बैठे हैं। तो क्या हम बिना पानी पिए ही रहेंगे? अगर ये बचा हुआ पानी तुम लोगों को दे दिया तो हमको भी ये गांव छोड़कर पानी के लिए कहीं और गांव में जाना पड़ेगा। ए बुढ़ाऊ, ज्यादा बकबक मत कर, हम पानी लेने आए हैं। चलो रे, पानी लेते हैं। ए, हमारे पानी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रुक जाइए, इन्हें पानी क्यों नहीं दे रहे हो? हम क्या करें, इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है, पानी खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? चुप करो। पानी के लिए तुम लोग आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो सरपंच के पास चलो। मालिक मालिक दरवाजा खोलो, वो जवान आया है, क्या हुआ? आप को ढूंढ रहा है। कौन सा जवान? उम्र में जवान, ताकत में जवान, मुझसे भी जवान? कौन जवान है? सामने आओ। अबे नालायक, पूरा नहीं बोल सकता था कि वो कारगिल वाला जवान आया है? मुझे जमीन के अंदर गाड़ने के बाद बताएगा? गुरु, कारगिल वाले जवान भाई अंदर आइए। आइए आइए, कुर्सी पे बैठिए। बैठिए। जय जवान जय किसान। आपके भाई के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। आप क्यों आए? मुझे ही बुलवा लिया होता गुरु। गुरु, इस बार मुझे जमीन में दफनाने तो नहीं आए हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। पानी की कमी से गांव के सारे कुएं सूख गए हैं। जी। गांव में अब रहना मुश्किल हो गया है। आप मेरी जमीन ले लो, लेकिन गांव वालों को पानी दे दो। सही पकड़े हैं, आपका फैसला बिल्कुल जायज है, परंतु यहाँ पानी लाना मेरे वश में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप तो सरपंच है ना? सरपंच होने का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। सरपंच से ऐसी बातें नहीं करते। मैं गांव में जरूर जाता हूँ, लेकिन वहाँ गंदगी होती है, इसीलिए घर आकर नहाना पड़ता है, दबाकर भोजन करना पड़ता है, फिर पचाने के लिए डांस करना पड़ता है। मतलब आप गांव वालों के लिए कुछ नहीं करते? करूँगा ना। जब बिजली कड़केगी, बादल बरसेंगे और फिर बिजली आ जाएगी। बादल से बिजली कैसे? कैसे? बादल से पानी और बिजली से करंट। बिजली से करंट कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? हमने तो पेट्रोल की जगह पानी का उपयोग सोचा है। पानी से यहाँ पर गाड़ियाँ भी चलेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? सिगरेट पीने से धुआं बनता है और धुएं से फिर बादल, बादल से बारिश होती है और फिर बारिश के बाद बाढ़। जब बारिश ज्यादा होती है तो बहुत कीचड़ बनता है और कीचड़ में कमल खिलता है। इसी तरह बादल के गरजने से बिजली का निर्माण करूंगा और घर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। क्या बात है सर, आपने जो सपना देखा है वो तो बहुत बढ़िया है। पानी का आइडिया कैसा लगा आपको? बढ़िया। फिर तो हम लोगों का इस गांव में रहना बेकार है। 100% बेकार। अरे इस गांव के लोग तो महीने में एक बार भी नहा ले तो बहुत है, और ऐसे गांव वालों के बीच इंसान तो क्या जानवर भी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब गांव वाले जानवरों से भी बदतर हैं, हाँ? आपने बिल्कुल सही कहा श्रीमान, और ये बात मैं सीना ठोक कर कहता हूँ। आप इन गांव वालों को नहीं जानते। इन गांव वालों की जिंदगी कीड़ों मकोड़ों से भी बिल्कुल बदतर है, बोले तो एकदम बदतर। मुझे गलत मत समझना, मैं अपने पूर्वजों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इन गांव वालों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ये गांव ही मेरे लिए मेरी दुनिया है। सही कहा मालिक। इस गांव को शहर तो क्या, इस गांव में बिजली, पानी, सड़क, सड़क तो क्या, मैं यहाँ पर एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक बनवा दूंगा। प्रति व्यक्ति को पूजने के लिए अलग अलग मंदिर तक बनवा दूंगा। बोलिए स्वामी। मालिक की जय हो। कारगिल के वीर जवान, आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा? हम गांव वाले तुम्हारे लिए जानवर से भी बदतर है ना? ऐसा इस गधे ने बोला। मच्छर से भी गए गुजरे हैं? ऐसा भी इसी नालायक ने बोला था। तुमने तो कहा था कि हम कीड़े मकोड़े हैं। ये भी मुझे इसीलिए बताया था गंगा बहन। मेरे लिए तुम तो भगवान हो। हम महीने में एक बार नहाते हैं। हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है ना? क्या बात है? बहुत बकबक करता है सरपंच, तेरी तो। आप करो, ऐसा नहीं बोलूंगा। उस जवान ने गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवा दी।
उसने मेरा घर ही नहीं उजाड़ा बल्कि मेरे मुंह का निवाला भी छीन लिया। उस सैनिक ने आने के बाद मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन लिया है। जब तक ये गांव में नहीं था मुझे छूने की हिम्मत तक किसी की नहीं थी, लेकिन अब देखो जब से ये आया है सबको भड़का रहा है, आपके खिलाफ ही बोला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो ये चखना खा रहे हो, ये जो दारू पी रहे हो, ये ग्लास की मदिरा, ये इज्जत का धागा, ये चखना, ये दारू, ये ग्लास और ये धागा, तुम रोड पे आ जाओगे और भीख मांगोगे। बस इतना ही कहना था। ए सुन, मुझे क्या बुद्धू समझता है? अरे ओ जालीदार सरपंच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू पिट के आ गया, कपड़े फड़वा के आ गया, पिट के आया, मार खा के आया, लुंगी फड़वा के आ गया। आज गांव वालों ने तेरी पुंगी बजा कर रख दी। अब ज्यादा नाटक किया तो तेरा पेट फाड़ दूंगा। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के रख दिया। जाओ रवि को बुला कर लाओ, वो उन दोनों को उस गांव से धक्के मार के निकाल देगा। सब फेंक दो, सामान भी बचना नहीं चाहिए। निकाल के फेंक दो, वो भी फेंक, कर दो, सब कुछ बाहर फेंक दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। निकाल के रख लो हम लोग। हाँ ये भी फेंक दो, सारा हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? इसके साथ तुम्हें भी फेंक देंगे। तुम्हें गांव छोड़ना होगा और ये घर खाली करना होगा। क्यों, क्या किया हमने? जरा बताओगे मुझे? बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? फिर इस तरह से तुम हमारे सामान को बाहर क्यों फेंकवा रहे हो? ये घर क्या तुम्हारे बाप ने बना कर दिया था? नहीं तो तुमने बनाया है क्या? इसके लिए मैंने किराया भरा है। तुम्हारा गांव पे राज होगा, मुझ पर नहीं। अब जल्दी बताओ कि मेरा सामान बाहर क्यों फेंकवाया? औरत हो इसीलिए सिर्फ सामान बाहर फेंका है, नहीं तो क्या? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जा। अगर मुझे मरने का डर होता तो मैं दुश्मन से गले लग जाता, उसके सामने अपना सर झुका देता और सही सलामत वापस लौट आता। लेकिन मैंने बिना डरे उनका सामना किया, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा देश प्यारा था। इसलिए मैंने उनका डट कर सामना किया। इसीलिए तो इज्जत से कह रहा हूँ, वरना तुम्हारे सामान को जैसे निकाला वैसे तुम्हें गांव से निकाल देता। बाप जी के आदमी पर हाथ उठाने वाले किसी को भी इस गांव में रहने का हक नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे इस घर से और इस गांव से बाहर निकालने वाले? इस धरती पर मेरा भी हक है, उतना ही जितना एक किसान को अपनी फसल पर होता है और एक जवान को अपने देश पर। और ये जवान जहाँ भी जाएगा उसके लिए इस देश की धरती सब कुछ होगी, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। ये देशभक्ति की बातें मेरे सामने करने का कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ बाप जी की सुनता हूँ। तुम्हें इस गांव से जाना होगा और सरकार से मिली जमीन को भी हमेशा के लिए भूल जाओ। और जहाँ तक तुम्हारी बहन की बात है, उसका भी ट्रांसफर हो चुका है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ से जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब मैं दुश्मन की गोली से नहीं डरा तो तेरी बोली से क्या डरूंगा? तुम जैसे गरजने वालों को मैंने बहुत देखा है, जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। तो बाप जी का फेंका हुआ एक प्यादा है जो सिर्फ उसी के इशारों पर नाचता है। भैया! रुको बाबा, छोड़िए, इसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो। क्या गलत बोला इन्होंने, बता। उस बाप जी के कहने पर तू किसी को भी मारने चला जाता है। तू तो इतने गिर गया कि उसके लिए कुछ भी करेगा। चुप कर। ये क्यों जाएंगे? इनको जाने को कह रहे हो? इन्होंने स्कूल को स्कूल नहीं मंदिर बना दिया है। कितना कुछ किया गांव के लिए। कारगिल के युद्ध में इन्होंने अपना हाथ गंवा दिया देश के लिए। इस गांव के सरपंच को गांव वालों के सामने बेनकाब किया। इन्हें इस गांव से जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो तू और तेरे बाप जी लोगों के साथ करते। जाना तो तुझे चाहिए, जा से निकल। गुंडा मवाली कहीं का। अरे उधर तो देख, टीचर कितनी खूबसूरत लग रही है ना? ए पागल, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। तुमको क्या दिक्कत है? कह तो तू सही रहा है। वो देख, अब आएगा मजा। अरे देखो ना उसको, वो रवि तो अंदर कूद गया। अभी केवल कूदा है, असली मजा तो अब आएगा। लेकिन कैसा मजा आएगा? बस तुम देखते जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। अगर चुपचाप बैठी रही तो मैं चला जाऊंगा, वरना सबको बताऊंगा कि मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया है। छी, इंसान हो या जानवर? कहा ना आवाज मत करो। तो जल्दी यहाँ से जाओ। एक शब्द भी और कहा तो मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। रुको रुको। कोई ना बोलती बंद।
तुम शर्ट क्यों निकाल रहे हो? हाँ, मुझे भी नहाना है इसीलिए उतार रहा हूँ। ये देखो भाई लोग, नजारा सुपर है। सुनो, जल्दी करो, तुम्हारा भाई आने वाला है। उसके बाद स्कूल के बाहर मिलेंगे, फिर घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्यों रे, यहाँ क्या करने आया कुछ था? नहीं, मैं नहाने जा रहा था, लेकिन मेरा साबुन यहाँ था, तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेता हूँ। तो ले लिया? जा ही रहा था, लेकिन वो टीचर नहा रही है ना, तो मैंने सोचा कि बाद में नहा लेता हूँ, कौन सी जल्दी है। छी, थोड़ी तो शर्म करो। भगवान के लिए झूठ बोलना बंद करो। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि वो इस वक्त नहा रही होगी। जो हुआ हमारे बीच हुआ, उसे कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, समझी? मुझे तो लगता था तुम्हें सिर्फ पढ़ाना आता है, लेकिन तुम तो और भी बहुत कुछ कर लेती हो। मेरे रवि के साथ ऐसा करती हो कि दूसरों के साथ भी करती हो। शर्मिला, कुछ नहीं पता तो चुप रहो। बिल्कुल चुप रहना। तुम्हारी करतूत सबने देखी है कि तुम किसके साथ आ रही थी, और अब अच्छाई का नाटक कर रहे हो। आखिर अपनी हरकत दिखा ही दी। बड़ी टीचर बनती फिरती है। इसको तो मर्दों के साथ नहाने में बड़ा मजा आता है। ऐसी औरतों को मैं जानती हूँ, जब भी कोई अच्छा मर्द देखती है तो डोरे डालने लगती है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था ये कैसी औरत है। औरत को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, समझ में आया? अगर ये हर कहीं ऐसे ही मुंह मारती रही तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। मेरा घर छोड़ेगी या तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा? हाँ, मैं ऐसी ही औरत हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं ये जहर पी के मर जाती हूँ। बस मैंने बहुत कुछ सुन लिया। अगर मैंने कुछ भी गलत काम किया है तो वही आदमी मुझे सही साबित करेगा जिसने मुझे सारे गांव के सामने बदनाम किया है। उसको तो सब कुछ पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। भैया भैया भैया, दीदी ने जहर पी लिया। कहीं ये मर न जाए। अच्छा है, मर ही जाए तो दुनिया से कम बोझ कम हो जाएगा। अगर ये मर गई तो हमें बहुत पाप लगेगा। कुछ नहीं, पुण्य ही मिलेगा। अपनी बकवास बंद करो, इसे बचाओ। इसने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने इसे फंसाने के लिए ये सब झूठ कहा था। बचाओ इसे। इसने जो किया है उसकी वजह तुम हो। मुझे बाद में डांट लेना, पहले इसे बचाने के लिए किसी को बुलाओ। मेरी बहन, जल्दी करो ताई। तेरे दलाल बाप जी ने औरतों और माँ की इज्जत करना नहीं सिखाया तुझे? उसके कहने पर तूने मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश की। मेरे बाप जी को तूने दलाल कहा? मारना चाहते हो? आओ मारो मुझे। क्या इसके लिए भी तुझे अपने बाप जी से इजाजत लेनी पड़ेगी? मेरे बाप जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो। क्या करोगे तुम? मेरा हाथ काटोगे, मेरा सर काटोगे, या मुझे इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे? करूंगा, जो वो कहेंगे वो करूंगा। अगर उनके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। तेरे बाप जी ने अभी तक तेरे लिए क्या किया? इस गांव के लिए क्या किया है? गांव में बिजली दी है या गांव को पानी दिया है? सड़क बनाई है या कोई साधन दिया है? आज तक कोई स्कूल बनाया है या कोई हॉस्पिटल?
क्या किया है तेरे बाप जी ने, बता इस गांव के लिए। अगर मैंने उनसे कहा तो वो करेंगे। गांव के लिए सड़क तो क्या, वो सोने की सड़क बना कर देंगे। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, उसको बोल किस गांव के लिए सड़क बनाए। अगर तेरे बाप जी ने ऐसा कर दिया तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अगर वो इस गांव में बिजली और पानी लाया तो मैं उसका पुतला बनाकर उसकी पूजा करूंगा। अगर उसने स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाया तो इस सैनिक ने अपना एक हाथ खोया है, उसके लिए मैं अपना दूसरा हाथ भी काट के उसे दे दूंगा। ऐसा बोल सकते हो? कम ऑन टेल मी। होगा, अब ये होकर ही रहेगा। यहाँ स्कूल बनवाकर तेरी बहन से उसका उद्घाटन करवाऊंगा। बाप जी यहाँ पर अस्पताल खोलेंगे और तू अपनी आंखों से देखेगा। पानी बिजली सब होगा, यहाँ तक कि लोगों के लिए सड़क बनेंगे। कल ही बाप जी इन सब के लिए पेपर सैंक्शन करेंगे और मैं उनके सामने तेरा सर काटूंगा। याद रखना, ये इस रवि का वादा है। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते भाई। बाप जी देखो, हमारा रवि आ गया है। लगता है रवि ने उस मिलिट्री वाले को और उसकी बहन को धक्के मार के गांव से निकाल दिया। बाप जी नमस्ते। बाप जी क्या हुआ रवि, भगा दिया ना उन लोगों को? नहीं, वो तो खुद ही जाने के लिए तैयार है। मतलब वो गए। बधाई हो, बधाई हो। वो खुद ही गांव छोड़ देंगे, बस उनकी शर्त पूरी हो जाए। क्या मांगा उसने? अपनी बहन के लिए प्रमोशन? नहीं, बस गांव को बदलना चाहते हैं। अगर आप गांव में सड़क बना देते हैं तो वो खुद गांव से चले जाएंगे। अगर आप गांव में बिजली ले आए तो वो आपकी पूजा करेंगे। उसने कहा कि अगर आप ऐसा कर दें तो वो खुद अपना हाथ काट कर देगा। तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया कि मेरे बाप जी के लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं अभी सैंक्शन पेपर तुम्हारे मुंह पर लाके मारता हूँ। इसको तो उनकी कब्र खोदने के लिए भेजा था, इसने तो आप ही की कब्र खोदी। चुप करो बाप जी, आप मुझे सैंक्शन पेपर दीजिए, मैं उन्हें अभी गांव से निकालता हूँ। वो जवान इस गांव के लिए इतना परेशान क्यों है? मुझे नहीं पता। क्या वो मुझे वोट देते हैं? क्या वो नहीं। हमारा समर्थक है, हमारी पार्टी से है? नहीं बाप जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है सीट पाने के लिए कर रहा है। ये सब राजनीति है, समझे तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। बाप जी मुझे लगता है वो ये सब सीट के लिए नहीं, गांव के फायदे के लिए कर रहा है। अरे रवि, वो ये जो कुछ भी कर रहा है वो विपक्षी पार्टी के कहने पर कर रहा है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो जो भी है बाप जी, आप बस ये काम कर दीजिए। लेकिन हम वो सब नहीं कर सकते रवि। क्यों बाप जी? तुम ये सब बात भूल जाओ। बाप जी ऐसा मत कहिए बाप जी। बाप जी सुनिए ना, मैंने पूरे गांव के सामने कसम खाई है कि मैं सैंक्शन पेपर उसके मुंह पे मारूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? जो भी हो रवि, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। करंट नहीं ला सकता बाप जी, सड़क नहीं बना सकता, हॉस्पिटल नहीं बना सकता। रवि ये सब छोड़कर अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगेगा तो दे दूंगा। बाप जी बाप जी, बाप जी बाप जी, बाप जी, ये आप क्या कर रहे हैं बाप जी? अरे नहीं, अरे बाप जी, छोड़ मुझे, मरने दे मुझे, जाने दे मुझे, छोड़िए, छोड़ मुझे, छोड़िए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? तो और क्या करूं मैं? अरे अभी आप मर जाते हैं अगर रवि तो आपको मरने देना। मैं आज इतना मजबूर हूँ कि रवि के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बाप जी, आपके बिना तो हम सब अनाथ हो जाएंगे बाप जी। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है, मेरे बेटे ने कुछ मांगा और मैं उसे दे भी ना सका। पहली बार रवि ने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने उसको मना कर दिया। धिक्कार है मुझ पे। देखो मैं तुम्हारे सामने असहाय खड़ा हूँ। इसने मुझसे पैसा नहीं मांगा, बिजली मांगी है। इसने पूरे गांव के सामने अपने बाप जी के लिए कसम खाई कि मेरे बाप जी वो सब करेंगे जो भी मैं बोलूंगा। अगर मेरा रवि बोले तो सड़क क्या, सोने की सड़क बनवा दूं मैं। अगर उसे पानी चाहिए तो बादलों से बारिश करवा दूं। अगर उसने बिजली मांगी तो पूरे गांव को दिवाली की तरह हर जगह रोशनी से भर दूंगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए। बाप जी, रघु, मुझे एक आइडिया आया है। हम ये घर बेच देते हैं और रवि के गांव की सड़क बनवा देते हैं। लेकिन इतने पैसों में तो सड़क नहीं बन पाएगी। तो क्या मेरी सारी जायदाद को बेचकर तो बन जाएगी सड़क? इससे तो केवल गड्ढे भर पाएंगे। बाप जी क्यों ना हम सरकार से पैसे मांग लें? अगर सरकार ने सुनी होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। पर सरकार तो हमारी पार्टी की है। हमारी पार्टी की सरकार होने के बावजूद हमें सड़क बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाप जी आप तो विधायक हैं। लेकिन एक आदमी इनकी कोई बात नहीं सुनता ना। ये पार्टी में पिछले 25 साल से अपने चप्पल खींच रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया और इन्हें पार्टी मीटिंग से बाहर कर दिया। कौन था वो? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही तो सबसे बड़ी समस्या है। वो मुझे कुछ भी काम करने नहीं देते। लेकिन ऐसा क्यों? बुरे लोग तो बुरे लोगों को ही पसंद करेंगे, ऐसे लोगों को तो करेंगे नहीं। क्यों, ये राक्षस है क्या? चुप हो जाओ तुम। इन सब के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो रवि? शायद मैंने ही अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया होगा। अगर मुख्यमंत्री गलत हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? मुझे देखो, मैं भी तो आज तक रवि के लिए कुछ नहीं कर पाया। सही कहा आपने। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो मुख्यमंत्री रहेगा। ऐसे तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता वो कभी नहीं मानेगा। वो कोई दूध पीने वाला बच्चा थोड़ी ना है। वो इतनी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ कि उसका किडनैप करवाकर उसका इस्तीफा दिलवा दो। फिर रास्ता साहब, उसके बाद मुख्यमंत्री बनकर आप सिर्फ रवि का गांव ही नहीं, पूरे दुनिया की सड़क को वहाँ से यहाँ तक पक्की करवा सकते हैं। बाप जी, बाप जी, बाप जी, बाप जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बाप जी, अरे अभी आप मर जाते हैं अगर रवि आपको
सही कहा तुमने। जब तक वो मुख्यमंत्री रहेगा रवि के गांव का कुछ नहीं हो सकता। अगर रवि के गांव में पानी लाना है तो उसे इस्तीफा दिलवाना होगा, लेकिन ये काम करेगा कौन? ये काम मैं करूंगा। हाँ बाप जी, उसे किडनैप करके मैं उससे इस्तीफा दिलवाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो रवि? उसको हाथ लगाना तो दूर, तुम उसके घर के आसपास भी नहीं जा सकते। हाँ, मुख्यमंत्री को किडनैप करना है कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कि उसे किडनैप करके उससे इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन वो मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री है तो मैं भी रवि हूँ। रवि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि एक दिन तुम जरूर मेरे लिए कोई बड़ा काम करोगे, और ये आज सिद्ध हो गया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रवि। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। रवि, अगर देश की रक्षा करनी है तो किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि न्याय के लिए किया गया कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। तुम्हारी विजय हो। जाओ बेटे। बाप जी, किडनैप के चक्कर में कहीं इसका ऊपर का टिकट कट गया तो? अगर ये मर गया तो समझो ये गुंडा कम हो गया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, ये तो आपका भी प्रसाद चोरी कर लेता है। मैंने कहा पंडित जी, क्या आप 100 के बदले मुझे 2 50 का नोट देंगे? इस भिखारी के पास 100 रुपए कैसे आ गए? हाँ है मेरे पास। ले लीजिए, ये लीजिए। अब इसे अपने शुभ हाथों से डाल पेटी में डालिए। मेरे पैसे तो दो। अरे अभी तो दिए तुम्हें। तुमने केवल 50 रुपए दिए। मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए? 50 रुपए। दान पेटी में कितने डाले? 50 रुपए। टोटल कितना हुआ? 100 रुपए। तो हिसाब बराबर। अरे काहे का हिसाब बराबर? मैंने तुम्हें कितने दिए? 50 रुपए। इसमें कितने डाले? 50 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 100 रुपए हुए। हो गया ना हिसाब बराबर? अरे मैं तुझे मिला क्या सुबह सुबह? अरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? मैंने तुम्हें कितने दिए? इसमें कितने डाले? 50 रुपए। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 100 रुपए हुए। मैं चलता हूँ। अरे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। अरे फिर से कंफ्यूज हो गए ना? इतना सोचोगे तो कंफ्यूज ही होगे ना। अकेले में सोचो, सब समझ में आएगा। ठीक है? दान पेटी में 50 रुपए डाले, हाथ में 50 रुपए। अरे 100 तो हो गए, लेकिन मेरे 100 कहाँ है? नहीं दूंगा, भूल जा। यही है वो। गिरफ्तार कर लो इसे। क्या ये बात सही है कि तुम गांव के बहुत बड़े गुंडे हो? ये बिल्कुल झूठ है। तुम किसी भी औरत को बाथरूम में नहाते हुए देखते हो? क्या ये तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं है, या फिर इस बात को भी झुठलाओगे? तुम इनके बाथरूम में गए थे, ऐसा केस दर्ज करवाया है। बोलो, गए थे कि नहीं? जी गया था। शर्म नहीं आई? क्या ये लड़की तुम्हारी पत्नी लगती है? ये तुमने खुद किया है या किसी के दबाव में आकर? अपनी मर्जी से किया। ऐसा क्यों किया? वो मैं सबके सामने नहीं बता सकता। जैसे आपकी जज बनने की मर्जी थी, आप जज बन गई। मेरी घुसने की मर्जी थी, मैं घुस गया। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम के खिलाफ फैसला लेती है कि एक औरत को उसकी इजाजत के बिना उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने पर अपराधी को 3 महीने की जेल और 10,000 एक्सक्यूज मी जज साहिबा, इसने मुझे नहाते हुए देखा तो आपने सिर्फ 10,000 का जुर्माना लगा दिया। क्या इससे इंसाफ हो जाएगा? औरत की इज्जत को पैसों से तौलकर उसकी खोई हुई इज्जत को वापस नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ मेरे ही बारे में नहीं है, बल्कि सवाल है देश की सभी महिलाओं का, जिनकी सुरक्षा इस देश के लिए एक सवाल बनती जा रही है। बस स्टॉप हो या बाजार हो, हम लोग अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर कोई लड़की ऑफिस से लेट घर आए तो उसे ही गलत समझा जाता है। अगर मैं बाथरूम में नहा रही हूँ और ये जानबूझ के अंदर घुस जाए तो क्या इसे 3 महीने की सजा देके छोड़ दिया जाएगा? मेरे हिसाब से आपके न्याय का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए। अगर कोई चोर चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो उसे वो सामान लौटाना पड़ता है। जब कोई बच्चा अपना खिलौना टूटने पर रोता है तो उसे चुप कराने के लिए मारा नहीं जाता, बल्कि दूसरा खिलौना दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे न्याय नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? इसे मुझसे शादी करनी होगी।
मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर अपनी पत्नी बनाना होगा। रवि ने गुनाह किया है और ये मामला एक औरत की इज्जत का है, इसलिए ये अदालत चाहती है कि रवि को इससे शादी करनी होगी। मैं शादी नहीं करूंगा, ये तो अन्याय है। अगर आप कहें तो मैं 20,000 भरकर 6 महीने के लिए जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा कभी Shut नहीं। up! इंस्पेक्टर, यस मैडम। ये शादी आपके सामने होनी चाहिए। ओके मैडम। अगर शादी के बाद तुमने इसे परेशान किया तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अदालत का अंतिम फैसला है। ये क्या कह रहे हो तुम? यस, आपका किडनैपिंग प्लान लीक हो गया। यहाँ से जाते वक्त रवि की गाड़ी पुलिस की जीप में धड़ाम से घुस गई। उसको गिरफ्तार करके ले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब बारी आपकी है। अगर पुलिस ने रवि की कुटाई की तो वो आपका नाम जरूर लेगा। सीएम को मारने का प्लान आप ही का था ना, तो आपको फांसी जरूर होगी। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम आपको काले पानी की सजा तो जरूर होगी। सोच लो आप। इसलिए मेरी मानो तो आप अपना नाम और हुलिया बदल लो। प्रॉपर्टी, घर परिवार, इन सब के बारे में जितना ही सोचेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये मोह माया छोड़कर, ये सीएम के पद का लोभ छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, या मौका मिले तो दुबई भाग जाओ। मैं तो कहता हूँ अपने देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत जगह पड़ी है, आप कहीं भी जाकर छुप सकते हैं। यहाँ मेरा काम कौन देखेगा? यहाँ की चिंता व्यर्थ में कर रहे हैं, यहाँ तो मैं हूँ ही। बस आप मेरे नाम की एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दीजिए, फिर मैं देख लूँगा। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों? ताकि आपका काम शांति से कर सकूं। सर आपने खबर सुनी? क्या हुआ? वारंट निकल गया क्या? अरे वारंट नहीं, सीधा फैसला सुना दिया है। फैसला सुना दिया मतलब सजा पक्की हो गई। आपका तो एनकाउंटर पक्का है। एनकाउंटर किसका होगा बताओ जरा? अरे हमारे बाप जी का। और किसका? इनका क्यों? अरे उस रवि ने पुलिस को बाप जी का नाम बता दिया है। किसको? पुलिस को। लेकिन क्यों? सीएम को किडनैप करने का प्लान जो पता चल गया है। अरे जा, उस लड़की ने रवि के खिलाफ बाथरूम वाले जुर्म में केस कर दिया है। अदालत ने रवि को उस लड़की से शादी के सूत्र में बंधने का फैसला किया है। लेकिन मैंने तो वहाँ कुछ और ही देखा था। क्या देखा था? जब रवि ने जीप को टक्कर मार दी। उसके बाद क्या हुआ? मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन जो तुमने बोला वो किसके लिए बोला? ऐसे सोचा मैंने। ऐसे कैसे सोचा? मैंने बस अंदाजा लगाया था और कुछ। आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक जा, जाता किधर है? झूठा कहीं का, चल भाग। झूठ बोल बोल कर इसने तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ा दी थी। इसकी तो मैं। रवि कहाँ मिलेगा? अपनी शादी में है, आज उसकी शादी है। जब तुम टीचर से शादी करोगे तब तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? प्यार किसी से भी हो लेकिन रिश्ता तो ऊपर वाला बनाता है। तुम मेरे साथ इतने सालों तक रहे लेकिन कभी कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए मुझे तुम पर हमेशा से विश्वास रहा है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। मैं जानती हूँ जब भी शराब पीकर तुम मेरे घर आते थे मुझे कभी भी उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन आज एक गलती के कारण हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि तुम सही कर रहे हो। आज मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारी और उस टीचर दोनों की शादी कराऊं। आओ। बाप जी, बाप जी मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। नहीं बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए सुनते ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। देखो कितना खुश हूँ मैं। तुम्हारी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्त ये लो, ये मेरी तरफ से तुम आशीर्वाद समझ सकते हो, पकड़ो। बाप जी, आओ बाप जी का आशीर्वाद लो। चलो पैर छुओ, पैर छुओ। आशीर्वाद के लिए मेरे भैया भी जिंदा हैं और चाचा जी भी, जिन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया था। मैं इस गांव के हर इंसान के पैर छूंगी, लेकिन इनके पैर कभी भी नहीं छूंगी। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? शादी से पहले ये तुम्हारी बहन थी, अब मेरी पत्नी है। मैं इसे मारूं या चिल्लाऊं, कुछ भी करूं। तू इसे मारेगा? हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा। तुम तो चुप रहो। तुम्हारे कहने पर इसने कोर्ट में जाकर मुझ पर केस किया, जिसकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। शादी से अच्छा तो मैं जेल में चला जाता। जेल जाने की क्या जरूरत है बेटा?
शादी हो जाने के बाद पत्नी ही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारी पत्नी कभी तुमसे कहे आज के बाद तुम बाप जी से मिलने कभी नहीं जाओगे, तो सुनो, उसकी बात मत टालना। बाप जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हमेशा से आपके साथ था और मरते दम तक आपके साथ ही रहूंगा। मतलब तुम अपनी पत्नी से ज्यादा मुझे पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल बाप जी। आज तुम्हें ये बताना ही होगा कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। अपनी जान से भी ज्यादा। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए क्या अहमियत है ये बताओ। आप ही मेरे सब कुछ हैं। अगर मैं कहूँगा पत्नी को छोड़ दो तो छोड़ दोगे? आप आज्ञा दीजिए बाप जी। अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। इस नीच आदमी से शादी करके क्या मिला तुम्हें? एक अंधे आदमी को भी केवल लाठी की जरूरत होती है बेटी, लेकिन ये तो अंधे से भी गया गुजरा है। मुझे तुम्हारी चिंता है केवल इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ बेटी। मेरी बात मानो तो उस लड़के को हमेशा के लिए भूल जाओ। अभी तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। इस नीच आदमी से शादी का फैसला तुमने किया था ना, अपनी बर्बादी का कारण तुम खुद ही हो। ऐसा नहीं है, मुझे तो गर्व है, लेकिन अगर इसकी शादी मेरे अलावा किसी और से हो जाती तो मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती और सब लोग गांव में यही बात बोलते कि वो देखो कैसी बेशर्म औरत जा रही है। वो मुझे गलत समझते, मेरा मजाक उड़ाते। रवि से शादी करके मैंने अपनी इज्जत बचाई है। अब मैं गर्व से जी सकती हूँ, सर उठा के जी सकती हूँ और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ। वो गुंडा है तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर हूँ, सुधारना जानती हूँ। एक औरत की यही इच्छा होती है कि उसका पति उससे प्यार करे, आंख बंद करके भरोसा करे। अगर मैं कोशिश करूँ तो रवि मुझसे जरूर प्यार करेगा, मुझे विश्वास है। अरे इन दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन इनका मेल कैसे होगा? रवि तो सिर्फ मारपीट करता है और ये सीधी सी मास्टरनी। ये अब उस रवि को कैसे प्यार सिखाएगी यार? लेकिन रवि तो बाप जी की सुनता है। अब ये दोनों क्या करेंगे? दोनों मिलकर एक साथ गाना गाएंगे। क्या पंडित, आज प्रसाद नहीं खिलाएगा क्या? हाँ, नहीं मिलेगा। 100 रुपए के छुट्टे तो होंगे ना? हैं? ऐसे क्यों देख रहा है यार? बेशरम, पहले मेरे 100 रुपए तो दे। बहुत चालाक हो गए तुम। इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लो 100 रुपए। पहले बेवकूफ बन गया था, इस बार बेवकूफ नहीं बनूंगा। इस बार मैं ऐसे बनाऊंगा। हाँ ठीक है। अरे पंडित, मेरे 100 रुपए दे दो। अभी तो दिए। कितने दिए? 50-50 के नोट दिए। लेकिन मैंने तो तुम्हें 100 रुपए। तुमने वहाँ कितने रखे? 100 रुपए। हाँ तो टोटल कितने हुए? 200 रुपए। और मुझे कितने दिए? 100 रुपए। तो बाकी के 100 रुपए? तुमने तो केवल मुझे 100 रुपए दिए ना। अरे पंडित, मैंने तुझे कितने पैसे दिए? 100 रुपए। तूने वहाँ कितने रखे? 100 रुपए। दोनों एक साथ मिलाकर कितने हुए? 200 रुपए हुए। और मुझे कितने दिए? 100 रुपए। तो बाकी के 100 रुपए कौन देगा? अरे तुमने तो 100 रुपए दिए ना। हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हो। बताओ कितने पैसे दिए? 100 रुपए। तुमने वहाँ कितने रखे? 100 रुपए। तो टोटल कितने हुए? 200 रुपए। और मुझे कितने दिए? 100 रुपए। तो बाकी के 100 रुपए किधर है? लेकिन तुमने तो 100 दिए ना। तुम्हें टोटल कितने देने चाहिए थे? 100 रुपए। यही तो मेरा 100 रुपया है। चल निकाल यहाँ से। हमेशा मुझे लूटता रहता है, देख लूंगा तुझे। हाथ में 100 रुपए, यहाँ पर 100 रुपए, दोनों मिलकर 200 रुपए। मुझे दिए 100 रुपए, तो बाकी के 100 कहाँ गए? भूल जाओ उसे। तू केवल मंत्रों को गिन, पैसों का नहीं। कल सुबह 10 बजे पार्टी ऑफिस से मुख्यमंत्री अपने बाकी के एमएलए के साथ मीटिंग के लिए निकलेंगे। मुख्यमंत्री और एमएलए सिग्नल से होते हुए स्वर्गीय के पुतले पर जाएंगे। वहां से ठीक 11:15 बजे वो मंत्री पद की शपथ के लिए मंत्रालय जाएंगे। बाकी का काम तुम्हें नेताजी समझाएंगे। मुख्यमंत्री के मेन गेट पर ही कार्यकर्ता और सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। तुम्हें बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें गेट के अंदर जाना है तो उसके लिए वीआईपी पास की जरूरत पड़ेगी। आप बस वीआईपी पास का इंतजाम कीजिए। पब्लिक पार्टी जिंदाबाद, 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 पब्लिक पार्टी जिंदाबाद। पास प्लीज। ओके, पास। दयाल प्रताप सिंह यानी मैं। दयाल प्रताप सिंह यानी मैं भारत के संविधान को साक्षी मानकर। ए मिस्टर, रुकिए। रुकिए। ओके।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सभी मंत्रियों का स्वागत करता हूं। मैं इस देश के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए राज्यों के विकास के लिए कार्य करूंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं। रुक जा, भागना किधर है? क्या कर रहे हो तुम? हिम्मत है तो चलाओ गोली। नो, डोंट शूट हिम, डोंट शूट। नो।
नेता बाबूराव महेश्वर उर्फ बाप जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा अपने हित के लिए नहीं करूंगा, बल्कि इस प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए करूंगा। आप लोगों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मेरा सपना पूरा हो गया, पूरा हो गया। बचपन से मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। आज पूरा हो गया। राज्यपाल से हाथ मिलाया? हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि फोटो भी खिंचवाई। शपथ पत्र पर साइन किए, ये भी जरूरी होता है, नहीं तो सपने में भी सब लोग आपकी इज्जत का कचरा बना देंगे। शपथ पत्र पर इतना बड़ा साइन करके आया हूँ कि वो कभी मिटा ही नहीं पाएंगे। आपके मंत्रालय में कितने नए और कितने पुराने चेहरे दिखे? पुराने चेहरे? छी, पुराने चेहरों को तो मैं अपने मंत्रिमंडल में देखना भी नहीं चाहता। सभी के सभी नए चेहरे होंगे। जितने भी मंत्री होंगे सब मेरे ही आदमी होंगे। पुराने मुख्यमंत्री के साथ सबको निकाल दूंगा, तभी मैं चैन की नींद सोऊंगा। मेरी पार्टी के मंत्रिमंडल में सिर्फ मेरी ही जाति के लोग और मेरे ही रिश्तेदार होंगे। और हमारा क्या होगा? तुम्हारा मतलब? मंत्री के लिए तुम तो अपने हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जाओ मजे लो। और हमारा? तुम्हें क्या चाहिए? मालिक, गांव का सरपंच बनकर काम करते करते मैं थक गया हूँ। अब मुझे मंत्री पद दिला दीजिए, कम से कम एक सीट ही दिला दीजिए। सीट की चिंता मत करो, तुम्हें कोई पद दिलवा दूंगा। मुझे तो लगा मैं आपकी सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। वो एमएलए होता रे। सर 25 का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है। आज तक केवल आपकी ही सेवा की है। अब मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है। तुम भी शहर का कचरा साफ करने के लिए नगर पालिका में आके सेवा करो। मुझे एमएलए बनना है। एमएलए बनना कोई हलवा है क्या? अरे सुनो मेरी बात, इस बड़बोले बेवकूफ के मुंह लगोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। हम कैसे पैसा कमाते हैं क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो पैसा जरूरी है। अब हमें एमएलए बनने के बारे में सोचना छोड़कर कुछ और गड़बड़ घोटाला करना पड़ेगा। तुम तो इस आदमी से भी ज्यादा गए गुजरे निकले। चुप। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री का अपहरण हो गया है। अब क्या होगा? ये अपहरण आज सवेरे ही हुआ अरे रे 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 रे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका अपहरण किया है। हमारे सूत्रों के अनुसार क्या गजब का काम किया है रवि ने। तू मेरा ही बेटा है। मैंने पहले ही बोला था रवि मुख्यमंत्री को जरूर किडनैप कर लेगा। भगवान ने रवि को दुनिया में मेरे लिए ही भेजा है। अब मुझे मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कि ये जरूर किसी की सोची समझी चाल है। ये क्या अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही है? मैं हूँ उसका दुश्मन। तुम लोग जानते हो मैं इस पार्टी का सबसे पुराना नेता हूँ, फिर भी मेरे सामने उसने दूसरों को सीट दे दी। सड़क से उठाकर किसी को भी नेता बना देता है। अपहरण होने के बाद से प्रदेश में जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। इससे जनता में डर का माहौल बना हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के ये कोई भी नहीं जानता कि वो किसका आदमी है। कोई ये भी नहीं जानता कि वो किसके लिए काम करता है। अरे वो तो मेरा ही आदमी है। उसे आप जानते हैं? बताइए सर, कौन है वो? क्या आप उस किडनैपर को जानते हैं? हाँ, मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं उस आदमी को जानता हूँ। हाँ? अब ये नहीं पूछोगे कि कैसे जानता हूँ। मैं उसे वैसे ही जानता हूँ जैसे कि दो पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक आम आदमी अपने विधायक के बारे में जानता है। उसने कई बार मुझे भी फोन करके धमकियां दी और बोला कि मुख्यमंत्री अपने बारे में ज्यादा और प्रदेश के बारे में कम सोचता है। इसीलिए मैंने उसको अपने पास बुलाया और कहा कानून को हाथ में मत लो। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। क्या आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं? उसका गाँव मेरे ही जिले में आता है। मेरे पास के ही गाँव में रहता है वो। उसका नाम सर? उसका नाम रविंद्र है। वो तो पहले से ही आतंकवादियों के साथ काम करता था। रविंद्र उर्फ संतोष उर्फ संपत उर्फ रहीम, यहाँ तक कि आतंकवादियों से भी उसका गहरा संबंध है। आप उसके बारे में और क्या क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानता हूँ। उसकी जो पत्नी है वो भी मिली हुई है। वो दिन में स्कूल चलाती है और रात में बंदूक चलाना सिखाती है। दोपहर में बच्चों के साथ खाना खाती है और रात में आतंकवादियों के साथ। वो केवल बच्चों को कविता ही नहीं पढ़ा रही है, बल्कि उन बच्चों को साथ में आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग भी दे रही है। उसके और भी बहुत नाम है। शिरीषा उर्फ कांता देवी उर्फ भावना देवी उर्फ देवी देवी देवी। वो तो उनके ग्रुप का मुख्य नेता है। उसका एक भाई भी है जो अपने को मिलिट्री का आदमी बोलता है। उसने अपने हाथ कारगिल के युद्ध में खोए हैं। पता नहीं वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसका भी गांव में बड़ा खौफ है। उसका नाम भी चौहान है, विजय दीनानाथ उर्फ कांचा चीना। वे दोनों अभी गांव में ही हैं। अगर आपको उनका पता चाहिए तो मैं अभी का अभी दे सकता हूँ। कम ऑन, हिलना मत, हाथ ऊपर। तुम्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर है। लेकिन क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता तुमने क्या किया है? गलत काम करना तो दूर, मैंने कभी सोचा भी नहीं। ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने कोई गुनाह किया है? मेरी गिरफ्तारी से पहले कोई एफआईआर दर्ज की होगी
नहीं तो कोई चार्जशीट दाखिल की होगी मेरे खिलाफ। FIR तो उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिसने चोरी की है या डाका डाला है, लेकिन तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए FIR और चार्जशीट की कोई जरूरत नहीं है। हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? क्या हमने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, या हमने किसी का खून कर दिया है, या फिर किसी बैंक या लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं? मुख्यमंत्री का किडनैप हुआ है और उनका किडनैप तुम लोगों ने ही किया है। इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहो। इतना बताओ कि मुख्यमंत्री को कहाँ रखा है? हम मुख्यमंत्री को किडनैप क्यों करेंगे? आपके पास इस बात का सबूत है? उनका किडनैप रवि यानी तुम्हारे पति ने किया है। तुम्हारा पति रवि आतंकवादी गिरोह से मिला हुआ है। तुम दोनों भी उसी के लिए काम करते हो और इस किडनैपिंग में उसका साथ दिया है। नहीं, उस किडनैपिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या? ये तो पता ही होगा कि रवि ने किडनैप किया है। वो क्या काम करता है वो तो पता ही होगा ना। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसों से कैसे निपटना है। तुम्हें ये बताने में शर्म आ रही है कि तुम्हारा पति एक गुंडा है, लेकिन जाकर मेरी पत्नी से मेरे बारे में पूछो तो वो शान से बोलेगी कि मेरा पति एक पुलिस वाला है। तुम्हारे पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा पति रवि एक गुंडा मवाली है, छोटी छोटी बात पर मारपीट करता है। फिर ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता कि तुम्हारा पति क्या करता है? ये तो पता ही होगा कि उसका कितनी औरतों के साथ चक्कर है। क्या उसने अपनी इन हरकतों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? या फिर अब भी यही कहोगी कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। अगर इतनी दया आ रही है तो सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? आज मुख्यमंत्री जी का किडनैप हुआ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस रवि का साथ नहीं दिया होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी का कभी भी किडनैप नहीं हुआ होता। अब देख मैं कैसे अपने तरीके से इससे सच उगलवाता हूँ। चल बता, तेरा पति कहाँ छुपा है? नहीं जानती। नहीं जानती? इंस्पेक्टर, तू ये गलत कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे एक औरत पर हाथ उठाते हुए? तेरी माँ को शर्म आ रही होगी कि तुझ जैसे बेटे को उसने जन्म दिया। इस गलती के लिए तुझे भगवान माफ नहीं करेगा। तो इंसान नहीं, दरिंदा है। रुक जाओ। हथकड़ी लगाओ इसे। पुलिस पे हाथ उठाता है मतलब तो सच में आतंकवादी है। ये हाथ कारगिल में नहीं कटा है, बल्कि देश की इंफॉर्मेशन दुश्मनों को देने के लिए आर्मी वालों ने ही तुझे सबक सिखाने के लिए हाथ काट दिया होगा। आवाज नीचे। तेरे जैसे लोगों को मैं ही सबक सिखाऊंगा। ये ले। बस करो, रुक जाओ। हम सब मानते हैं सर, हाँ हम ही आतंकवादी हैं। सीएम को हमने ही किडनैप किया है। आज तक जो सरहदों पे लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी दंगे फसाद होते हैं, वो सब भी हमने ही कराए थे सर। जो भी हत्याएं हुई हैं या चोरियां हुई हैं, उन सब में भी हमारा ही हाथ है। आज तक जो भी किडनैपिंग हुई है या फिरौती मांगी गई है, उन सब में हमारा ही हाथ है। हम ही सबका कारण है। हाँ, अभी जो केरल में तूफान आया था, उसके पीछे भी तो हम ही दोनों का हाथ है। सीएम का किडनैप भी हमने उनकी कुर्सी के लिए किया है। मेरा पति सीएम बन सके इसलिए किया है, इसीलिए किया है। अब यही बात इस पेपर पे लिख के दे दो। मैं शिरीषा उर्फ कांता देवी उर्फ भावना देवी और मेरा भाई चौधरी उर्फ गणेश, हम दोनों ने ही मुख्यमंत्री का किडनैप किया था। सीएम का किडनैप करने वाला मेरा पति रवि उर्फ रावण एक आतंकवादी संगठन का सदस्य है और इस पूरे काम को अंजाम हम तीनों ने मिलकर दिया है। किस संगठन से हो तुम? इस संगठन से हूँ, ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। मैं बस चाहता हूँ कि तू इस पर साइन कर दे। इस पर लिखो कि तुम सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों इस्तीफा दूं? और किस लिए? मेरे लिए इस्तीफा दो, क्योंकि ना तुमने मेरे गांव में पानी दिया ना बिजली।
तुम्हारी वजह से मेरे गांव में आज तक सड़क नहीं बनी और मैं जानता हूँ तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि तुम्हें मेरे बाप जी से नफरत है। बाप जी कोई गुंडा है? ए, जबान संभाल। मेरे बाप जी के खिलाफ एक शब्द कहा तो छोड़ूंगा नहीं। वो तुम्हारी पार्टी में विधायक है और तुम जानते नहीं। मेरे बाप जी की इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुमने हमारे गांव के लिए एक पैसा नहीं दिया। ऐसा तुमसे किसने कहा? मेरे बाप जी ने। इसका मतलब उसी ने मेरा किडनैप करवाया? उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम बस साइन करो। बेवकूफ, तुम्हारा बाप जी एक बुरा आदमी है। विकास के नाम पर वो लोगों का करोड़ों रुपया खा चुका है। बहुत हुआ। एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें काट कर रख दूंगा। मेरे बाप जी मेरे लिए सब कुछ है। मुझ पर विश्वास नहीं तो पूरे गांव से पूछो, वो भी तुमसे यही कहेंगे। उसकी बातों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है उसमें फर्क नहीं कर पा रहे हो। लेकिन तुम तो अपराधी हो, तुम क्या समझोगे मेरी बात? हमारे मंत्रिमंडल में जितने भी अपराधी मेंबर्स के रिकॉर्ड्स थे उन्हें मैंने उजागर किया है। उस बाबूराव का साथ छोड़ दो, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चुपचाप साइन करो वरना। अगर मैं इस पर साइन कर दूं तो क्या गारंटी है कि वो तुम्हारा काम कर देंगे? गारंटी है कि वो करेंगे, मेरे गांव को स्वर्ग बना देंगे। साइन किया है कि नहीं? मेरा काम तो हो गया, तू निकल चल। इसने साइन कर दिया है भाई। क्यों बे, क्या बोला था? इस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है। हमें इस पार्टी में आने के लिए तूने मना किया था ना बुड्ढे। आज से ये पार्टी भी हमारी है और सरकार भी हमारी। पार्टी में नहीं हो लेकिन तुम्हारी फोटो जरूर लगेगी और फोटो के लिए तुम्हें ऊपर पहुंचाना बहुत जरूरी है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इन्होंने साइन कर दिया है। साइन करने के बाद इस दुनिया में उसका कोई काम नहीं है। बाप जी ने सिर्फ इनका इस्तीफा मांगा था, इनकी जान नहीं। केवल इसके इस्तीफे से बाप जी सीएम नहीं बनेंगे, उसके लिए इसको मरना पड़ेगा। इसको मारने का ऑर्डर बाप जी ने दिया है। बाप जी ने कहा? हाँ तेरे बाप जी ने, हमने नहीं। ये प्लान उन्हीं का था। ये पढ़। तू और तेरा पूरा परिवार सब नक्सलवादी बन गए। तुमने मुख्यमंत्री को मारा है और इसीलिए पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्यों विश्वास नहीं होता ना कि तेरे बाप जी ने तेरे साथ ये किया? बाप जी किसी का सगा नहीं है, वो सांप से ज्यादा जहरीला और शेर से ज्यादा खतरनाक है। और तू तो उसके टुकड़ों पे पलने वाला गुलाम था रवि। तुझे मालूम है बाप जी ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है? उन्होंने तुम्हारा भरपूर इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री को किडनैप करने के लिए पुलिस तेरा कभी भी इनकाउंटर कर सकती है। तेरी पत्नी और उसके भाई दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया है कि ये सब उन दोनों ने ही किया है। अब तुम दोनों नहीं बच सकते हो। चलिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हाँ, संभल कर। छोड़। चलिए, वहां चलिए।
आप ठीक हैं? मेरा हाथ मत छोड़िएगा। उठिए, आंखें खोलिए। सुनिए मंत्री जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको गलत समझ बैठा। मैंने बाप जी पर विश्वास किया और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वो इतना बड़ा राक्षस है, मैं नहीं जानता था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं सोच नहीं सकता था। इतने सालों तक मैं उसका सारा गलत काम करता रहा, लेकिन आज मुझे समझ आया मेरा बाप जी वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मंत्री जी, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ आपके साथ। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है और इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगा। हमारे लोगों को आपकी जरूरत है मंत्री जी। आपको उनके लिए जीना ही होगा। आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको बचाऊंगा। अभी अभी खबर मिली है कि अपहरणकर्ता रवि ने मुख्यमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी है। 2 सामाजिक कार्यकर्ता रवि से बात करने के लिए उनके पास भी गए थे, लेकिन उनकी बात सुने बिना मुख्यमंत्री की लाश को लेकर वो फरार हो गया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने आखिर मुख्यमंत्री की हत्या क्यों की। ये सब झूठ है। ये सब बिल्कुल झूठ है। हमारे पास आ गई है। पुलिस ने ये फोटो हर चौराहे पे लगा दी है। जिस व्यक्ति को भी तुम वो आतंकवादी हो ना? मैं आतंकवादी नहीं हूँ डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुख्यमंत्री जिंदा है। क्या? मैं सच कह रहा हूँ सर, उन्हें गोली लगी है, उनकी जान खतरे में है। मेरे साथ चलिए, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वो बच जाएंगे। प्लीज डॉक्टर चलिए। डॉक्टर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी चलिए। चलिए। अभी कहाँ है वो? मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए। ओके, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से बैग लेके ठीक है डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर, लाइए मैं पकड़ता हूँ। रुक जाओ। कम ऑन, पकड़ो इसे। धोखेबाज! सच्ची ऐसा हुआ क्या? क्या मेरे क्यूट से चेहरे पे आपको सच्चाई नहीं दिखती? मुख्यमंत्री अभी तक जिंदा है। विश्वास नहीं होता तो इनके चेहरे देखो। इस हीरो का चेहरा देखो, इस राक्षस का चेहरा देखो। इन दोनों को आपने एक छोटा सा काम दिया था, वो भी इनसे ठीक से नहीं हुआ। इन्हें तो मैं तलवार से काटूंगा। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जरा दूर रहो। हाँ, ये भी कोई बात होती है? ये तो कितने पुराने वफादार हैं, हमेशा आपकी सेवा करते हैं। क्यों, सही कहा ना? ठीक है। अब ऐसे बैठने से क्या होगा बाप जी? आपके पूरे प्लान को चौपट कर दिया उसने। अब आप सीएम कैसे बनोगे? नए आदमियों को लूंगा, अपने लोगों को लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो रवि तो सीएम को लेके भाग गया। सीएम बनने के सपने देख रहे थे ना, अब वो शातिर सीएम तुम्हें निचोड़ कर आपके हाथ काट कर वहाँ लटका देगा। अगर अभी भी सीएम बनने का सोच रहे हैं तो अपने इस हसीन सपने को भूल जाइए। अब तो आप प्रायश्चित की अग्नि में जलकर और ज्यादा काले हो जाएंगे। अगर सीएम ने अपना मुंह खोला तो सबसे पहले आपका ही नाम लेगा, हम लोगों का नहीं। और फिर उस रवि की जगह आपको फांसी के फंदे में लटका देंगे। अभी कहाँ मिलेगा वो? ये तो उस रवि को ही मालूम है। मुख्यमंत्री कहाँ है? चल बता। देखिए, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को नहीं मारा। तो फिर मुख्यमंत्री का किडनैप क्यों किया? मैंने उन्हें किडनैप किया था, लेकिन मैंने मारा नहीं। मुझसे झूठ बोलेगा? चल बता। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते तो मुझे सैंक्शन पेपर मिल जाता, ऐसा बाप जी ने मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने ये किया। मुख्यमंत्री जी को कहाँ छुपाया है? चल बता, बोल, जल्दी बोल। मैं कोर्ट में सबसे कह दूंगा कि मैंने ये सब अकेले किया है। मैंने उन्हें गुंडों से बचाया था। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने उनको बचाया है तो बता कहाँ है वो, बता। तुम सब बाप जी से मिले हुए हो। अगर मैंने बता दिया तो तुम उन्हें मार दोगे। मारो इसको, मारो इसे। ए, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग सर। उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा बेटा है, ये सोचकर मैंने बेटा पैदा नहीं किया और तुम लोग इसे मार रहे हो।
एक बात सुन लो, मैंने अगर तुम्हारा ट्रांसफर जंगल में ना करा दिया ना तो मैं अपने को रवि का बाप नहीं कहूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ। मैं मीडिया में जाकर बोल दूंगा तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। हाँ, अरे रे रे रे, इन लोगों ने मेरे बेटे को मार के क्या हाल बना दिया। इनकी तुम्हें मुख्यमंत्री को कहाँ छिपाया है? बताओ ना बेटा, कहाँ छिपाया है उसे? तुम बेटा, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। छी, एक बाप अपने बेटे से भला कैसे गुस्सा हो सकता है? गुस्सा तो तुम्हें मुझ पर आना चाहिए। गलती तो मैंने की है ना। बोलो बोलो ना बेटा, कहाँ है मुख्यमंत्री? अगर मैंने तुझे बता दिया तो तू उन्हें मार देगा, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरे मरने के बाद सब तेरा ही तो है। मेरे रिटायरमेंट के बाद तू ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे अपना बेटा कहता है? तेरे जैसे गिरे हुए आदमी का बेटा बनने से तो अच्छा है कि मैं अनाथ ही रहूं। तूने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है और आज भी यही करने आया है। तू तो इंसान के भेष में राक्षस है। मैंने आंख बंद करके तुझ पर भरोसा किया और तूने उस मुख्यमंत्री को मारकर अपने इस बेटे को आतंकवादी घोषित करने का प्लान बनाया। मैंने सोचा तुम गांव का भला करोगे, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। गांव की गली गली में घूमकर गलत तरीके से वोट इकट्ठा करके मैंने तुम्हें हर बार इलेक्शन जितवाया, लेकिन तूने उस कुर्सी पर बैठकर भला करना तो दूर, न जाने कितने लोगों के परिवार उजाड़ दिए। मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ से, अपने बाप से, भगवान से बढ़कर समझा, लेकिन तू इन रिश्तों के लायक ही नहीं। हम जैसे गरीबों का फायदा उठाने वाले तुम जैसे गद्दारों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तुम जैसे मंत्रियों की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। 2 मिनट लगेंगे तेरा सर धड़ से अलग करने के लिए। इस देश को बचाने के लिए तुझे मरना होगा। हमें इस गंदगी को हटाना होगा। मेरा भारत महान बस कहने से नहीं होगा, तो जैसे देशद्रोहियों को मारने से होगा। अब मैं तुझ जैसे राक्षस को मारकर अपने गांव को तेरे आतंक से मुक्त करूंगा, ये मेरा वादा है। पूरी जिंदगी तू मेरे ही टुकड़ों पर पलता रहा और आज तू मुझे ही धमकी दे रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। जल्दी बता, कहाँ है मुख्यमंत्री? मैं तुझे बता दूंगा मुख्यमंत्री कहाँ है। तूने सोच भी कैसे लिया? जब तक मुझ में जान है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। अगर तुझ में दम है तो मुझे रोक के दिखा। मारना, मार मुझे। अगर अपने पापों का प्रायश्चित मुझे खून बहाकर करना पड़े तो यही सही। मार और मार, मेरे साथ यही होना चाहिए। तू जैसे राक्षस का साथ देने की यही सजा मिलनी चाहिए। मार मार। मैं इसे गोली मार दूंगा। अब बता कहाँ है वो, बोल। गोली मारेगा तो चला चला गोली। मुख्यमंत्री को कहाँ छुपाया है? नहीं बताऊंगा। बताएगा कि नहीं? बोला ना, नहीं बताऊंगा। बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? ये क्या हुआ? चलिए इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सीएम को किडनैप करता और ना ये सब होता। कैसे भी करके सीएम सर को बचा लो। उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तभी तुम बच सकते हो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। भैया गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। तुम मेरी परवाह मत करो, तुम सबसे पहले जाके सीएम सर को बचाओ, क्योंकि बाप जी उन्हें मारने की सोच रहा है। उससे पहले तुम्हें उन्हें जाके बचाना होगा। तुम उनके बारे में मत सोचो, उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है। मेरी बात को समझो, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। जब मेरे भैया लड़ाई के लिए सरहद पर गए थे, तब मुझे विश्वास था
कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपने देश की रक्षा जरूर करेंगे। अगर वो लड़ते वक्त शहीद भी हो जाते तो भी मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं होता। सही कहा ना भैया? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे भैया का जरूर ख्याल रखना। मेरे भैया एक सच्चे देशभक्त हैं। मुझे परवाह नहीं कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो देश के लिए लड़ते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। मैंने इनका कभी ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब तुम इनका ध्यान रखना। मेरे सिवा मेरे भैया का कोई भी नहीं है। वादा करो तुम इनका ध्यान रखोगे। टीचर मैडम, तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते हो क्या? तुमने अब तक मुझे अपनी पत्नी नहीं माना। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? नहीं सिरिसा, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे इस गांव में मैं एक सैनिक की बहन बन के आई थी, लेकिन अब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में जानते हैं। गांव का विकास करोगे ना? मैं ये करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिरिसा, 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 भैया ये ए मिस्टर, सीएम को कहाँ छुपाया है? ए, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आइए सर। भाई जल्दी से ऑक्सीजन दो इन्हें। सर, इन्हें जल्दी से एम्बुलेंस से ले जाना होगा। उसके अंदर ही हम ऑपरेशन की तैयारी कर लेंगे। ओके, हम इन्हें शिफ्ट करेंगे। चलो जल्दी 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 उठाओ। जल्दी करो, जल्दी। किसी को मत छोड़ना। उन्हें लेकर जाओ।
नहीं बाप जी! बाप जी, मेरी बात सुनो, गोली मत चलाओ, रुक जाओ, गोली मत चलाओ। डॉक्टर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, सीएम को बचाने की कोशिश कीजिए। मैं बाबूराव महेश्वर राव, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। रवि! 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 सर, मुख्यमंत्री को बचा लीजिए, उनका बचना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे छोड़ दीजिए, उन्हें बचाइए सर, प्लीज। ओके, प्लीज उन्हें बचाइए। चलो जल्दी करो।
भैया मुख्यमंत्री बच जाएंगे ना? वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें बचना ही होगा। भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने उनका अपहरण किया, लेकिन आज उन्हें बचाकर मैंने अपनी गलती सुधार ली। भैया मैंने गलती सुधार ली। मैंने गांव वालों से वादा किया था कि गांव में बिजली, पानी और सड़क बनवाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। भैया सुनिए, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुख्यमंत्री से कहकर गांव में ये सब करवाएंगे। मैं उनको जरूर बोलूंगा। जिस गांव के लिए तुमने अपनी जान दे दी, जिस पानी के लिए तुमने वादा किया था, अब वो नहर के रूप में गांव में आएगी। जिस जगह के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस जगह पर अब हॉस्पिटल बनेगा। यह गांव अब रवि के नाम से जाना जाएगा और हर कोई गर्व से कहेगा कि यह हमारे रवि का गांव है, ताकि आने वाली पीढ़ी रवि को एक महान व्यक्ति के रूप में याद रखेगा। तुम्हारे जैसों को आर्मी में होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए, देश के हर कोने में होना चाहिए, ताकि हमारा देश तरक्की की राह पे चल सके। रवि, रवि, इस देश के वीर सैनिकों की तरह जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं, ठीक उसी तरह रवि ने भी अपने गांव के लिए अपना बलिदान दे दिया। मुख्यमंत्री ने जातिवाद खत्म कर सच्चे उम्मीदवारों को मंत्री पद के लिए चुना और उन्हें हिदायत दी कि वो जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें दूर करें, ताकि वो भी रवि की तरह देश की तरक्की के बारे में सोचें और उसे दूर करें। किसी पार्टी का झंडा केवल पार्टी के लिए होता है। अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी इस देश की तरक्की होगी और देश का विकास होगा।